खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि दो वक्त की रोटी और पापी पेट की भूख क्या ना करा दे। कचरे से उठाकर खाना खाने से लेकर मजदूरी की भट्टी में जलने तक बच्चों को मजबूर कर दे। हजारों बार हमने ऐसा देखा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में तस्वीरें बढ़ जाएंगी? बच्चे मजबूरी में मजदूरी की राह पर निकल जाएंगे और कोरोना महामारी के बाद परिवारों के सामने लाचारी इस कदर बढ़ जाएगी कि बच्चों से काम कराना मजबूरी हो जाएगी। ये डर पूरी दुनिया को सता रहा है। 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने का सपना देखने वाली दुनिया में अब 2025 तक बाल मजदूरी दोगुनी हो सकती है, डर सता रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गंभीर टिप्पणी कर चुका है और कह चुका है कि हम वही हैं जो सस्ते में बाल मजदूरी मुहैया कराते हैं। साथ ही सरकार से बाल मजदूरों के आंकड़े इकट्ठे करने, ठेकेदारों को पंजीकृत करने को कहा गया है। वहीं इस चिंता को जरा गौर से समझिए। भारत में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा बाल मजदूर हैं, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। 2011 का सेंसेक्स बताता है 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। ये डर सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी जता चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र जता चुका है, यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन संस्था भी जता चुकी है कि कोरोना की वजह से बाल मजदूरी खतरनाक स्तर पर बढ़ेगी। ऐसे अफ्रीकी देशों में इबोला महामारी के वक्त हो चुका है, तो फिर बच्चों पर आने वाले संकट को कैसे रोका जाएगा? क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने चाहिए? और क्या हम बचपन को मजदूरी की भट्टी में जलने से बचा पाएंगे? आज इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान अभी जुड़ चुके हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट रमाकांत सतपथी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, आपके पास मैं हूं। उससे पहले संगीता बेनीवाल जी, मैम, ये डर तो आपको भी सता रहा होगा कि कोरोना की वजह से जिस तरीके से पलायन हुआ, मजदूरों की मजदूरी गई, बेरोजगारी बढ़ी, उससे बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सारे इंटरनेशनल संगठन ये बता रहे हैं। तो तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने श्रम विभाग को और साथ ही साथ पुलिस विभाग को इसके लिए निर्देशित किया है और माननीय कलेक्टर महोदय को सभी जिलों के एक चिट्ठी के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से निर्देशित किया है कि जो भी डाटा आ रहा है, जो भी श्रमिक आ रहे हैं, उनके साथ जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक डाटा कलेक्शन हो, ताकि एक प्रॉपर आयोग के पास ये डाटाबेस आए कि कौन सा बच्चा जो बाहर राज्यों में थे और अब वो राजस्थान में आ गए हैं, और उसी के लिए चाहे वो सेव द चिल्ड्रन हो, चाहे वो यूनिसेफ हो और चाहे वो बचपन बचाओ हो, उन सब के भी साझा प्रयासों के साथ आयोग प्रयासरत है कि वो डाटा हमारे पास आए और हम लोग ये पता लगा पाएँ कि कौन से बच्चे जो बाहर से आए हैं उनको हमें शिक्षा से जोड़ना है और बाल श्रम जो है उससे बच्चे कहीं लिप्त तो नहीं हैं, कहीं बच्चे रेस्क्यू होकर तो नहीं आए हैं और कहीं बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। तो इसके लिए चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, सभी जगह आयोग ने अपनी नज़र रखी हुई है, अपनी नज़र बनाई हुई है कि अगर ग्रुप में बच्चे जाते दिखें तो उनके अभिभावक हैं कि नहीं, इसके लिए प्रयासरत है आयोग। मैम, जरा बताइए, बीते 1 साल में कितनी गिरावट राजस्थान में आई है बाल श्रम को लेकर, या फिर कितनी बढ़ोतरी हो गई? मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगी, परंतु हाँ, मैं आप ये ज़रूर कह पाऊंगी कि पिछले 11 माह से बाल आयोग ने गैर सरकारी संस्थाओं और हमारी राजस्थान सरकार के सहयोग से इन आंकड़ों में गिरावट लाए हैं और कई बाल श्रमिक जो हैं उनको हमने, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो, चाहे सामाजिक छात्रावास हो, या फिर चाहे हमारे सरकारी व गैर सरकारी गृह हो, उनमें बच्चों को लेकर और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रमाकांत जी है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट हैं। रमाकांत जी, क्या वाकई में आपको भी ये डर सता रहा है कि आने वाला वक्त बच्चों के ऊपर वज्रपात की तरह होगा, उनको मजदूरों की भट्टी में धकेल सकता है और वो
शौक से कभी नहीं गए हैं, मजबूरी में ही जाते हैं। जरूर विजेंद्र जी, पहले तो फास्ट इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये बहुत आज जो अहम मुद्दा है, हम लोग दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मना रहे हैं और आज का थीम यही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का कि प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द चाइल्ड लेबर नाउ, अभी मतलब एक्ट नाउ। अगर अभी नहीं कर सकते तो कभी नहीं। इसका मतलब यही है, दुनिया को डर सता रहा है, सरकार को डर सता रहा है, स्वयंसेवी संगठन जो काम करे, समाज को, ये सब का अभी डर है कि कोरोना महामारी के चलते जो जॉब लॉस हुआ है, जो साधारण जो श्रमिक है वो गांव में वापस जा रहा है और वो कहीं काम काज नहीं मिल रहा है, लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी की बात है, तो इसको सारे, और स्कूल भी बंद है। और आने वाले दिनों में आपको पता नहीं कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने महीना स्कूल बंद करना पड़ सकता है। और जो एजुकेशन हम लोग डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, जो रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, सबके पास वो साधन नहीं है गांव में, और वो नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और साधन भी नहीं है कि वो ऑनलाइन लर्निंग। तो इससे शिक्षा से विमोहित हो सकते हैं बच्चे। और लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, चीप लेबर की डिमांड काफ़ी दिनों से था, पहले से था इंडिया में, और अभी भी रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो फैक्ट्रीज शॉप्स बंद हुए। इकट्ठे करते होंगे, राजस्थान का आंकड़ा जरा बताइए कि कितना चाइल्ड लेबर इस वक्त राजस्थान में काम कर रहे हैं, और इस कोरोना के बाद जो पलायन हुआ है उसके बाद कितना रेशियो बढ़ सकता है? देखिए, ये आंकड़ा जो है बाल श्रमिक का आंकड़ा सेंसस ही देता है हमें। सेंसस 2011 की अगर बात करें, के आंकड़े को तो छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर तो कोई विश्वास करेगा नहीं। जी जी, तो ये सही बात आपने बताया, लेकिन अगर सेंसस के डाटा आप भी लें, फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर 2001 में आंकड़ा था आपका, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, 12 मिलियन जी, और 2011 में ये 10 मिलियन हुआ। सिंपल सी बात है, कितना हुआ? 20 लाख कम हो पाए 10 साल में। अगर 10 साल में 20 लाख, सिर्फ सरकारी आंकड़ा की बात कर रहा हूँ, हालांकि स्वयंसेवी संगठन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं 90 मिलियंस की बात हम लोग, 9 करोड़ की बात हम लोग कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ा कह रहा है 1 करोड़ के आसपास। जी जी जी। तो अगर इसकी बात करें, नहीं, सरकारी आंकड़ा भी कह रहे हैं मेन और मार्जिनल फार्म वर्कर को अगर आप काउंट करेंगे 33 मिलियन है। 3 करोड़ 30 लाख है 5 और 18 साल की उम्र के बीच में जो बच्चे काम करते हैं। तो अगर राजस्थान की बात करें, इसी कोरोना महामारी के चलते जो जॉब लॉस हुआ है, उसका जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है ना, जॉब गया है, तो अभी इससे आंकड़ा करता, हमें तो लगता है, पर्सनली मुझे लगता है ये डबल हो सकता है, और ये 1 साल में डबल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय गोयल जी भी जुड़ गए हैं। विजय गोयल जी, अक्सर आप बच्चों के मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाते हैं सर, लेकिन इस मामले पर अब टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब तो बड़े बड़ों की नौकरी चली गई है, तो बच्चों पर प्रेशर और बढ़ेगा, खासकर गरीब परिवारों के अंदर, बीपीएल परिवारों के अंदर। वहां सबसे ज्यादा खतरा यह कि वो हो सकता है कि बाहर निकलकर काम ना करे, घर के अंदर ही मजदूरी करे। ये आपको डर सता रहा है? नहीं, बिल्कुल डर क्या सता रहा है, ये तो वास्तविकता भी है और ये होने भी लग गया है। और आज हम लोग दिन भर से कल से और आज से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो स्थिति बन रही है, जब बच्चा स्कूल में नहीं जा पा रहा है, बच्चा घर में है, बच्चा जो माइग्रेट होकर वापस आया है वो घर में है, जो बच्चे अदर स्टेट में गए हैं वो बच्चे घर में, तो वो बच्चे घर में रह करके क्या करेंगे? वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो काम कहाँ करेंगे? वो गांव में काम करेंगे, गांव की खेती में काम करेंगे, वो गांव के पास में जो दुकान है दुकानों में काम करेंगे, वो पास के जिले में कहीं कस्बे में आकर के काम करेंगे, मनरेगा में काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई कि बच्चे मनरेगा में भी आकर के काम कर रहे हैं। तो ये डर नया नहीं है, डर वास्तविक है, डर सच्चा है, और इसके ऊपर अब काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई इसके कारण कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में एंगेज थे, वो जो अब अपने घर पहुंच गए हैं, तो अब सरकार, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन बच्चों को पुनः बाल श्रम में ना जाएं, इनके पुनर्वास की बात करें, इनके प्रिवेंशन की बात करें, इनकी डेवलपमेंट की बात करें, इनके स्वास्थ्य की बात करें। विजय गोयल जी, ये बातें तो सर आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, इनका असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। आप मुझे बताइए, एक बच्चे को एक ढाबे से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया, अब क्या वो दोबारा बाल मजदूरी नहीं करेगा? बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें हैं, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी अंडर 14 बच्चों के लिए, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी 15 to 18 बच्चों के लिए जी, क्योंकि अंडर 14 बच्चे आपका आरटी के तहत एज अप्रोप्रिएशन क्लास में एडमिशन लेने के लिए तैयार है, लेकिन 15 to 18 का जो बच्चा है वो आपका अभी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, वो स्कूल में जाया भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी हमें कि हम उसको पढ़ाई के साथ साथ
स्किल डेवलपमेंट का काम करें, हम उसके साथ साथ उसको इनकम जनरेशन एक्टिविटी का काम करें। सर लेकिन मेरा सवाल तो ये है, संगीता बेनीवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि बच्चे को मजदूरी से निकालकर स्कूल पहुंचा दिया जाए। अगर ये इकलौता समाधान होता तो देश में आज बाल श्रम नहीं होता। स्कूल ले जाने की अगर माता पिता की नौबत होती तो वो कर देती, वो मजदूरी कराती ही नहीं। इसका आपको कोई सॉल्यूशन दिखाई दिया बीते 11 महीने में कि एक बच्चे को मजदूरी से निकालकर घर पहुंचा दिया जाए, उसके बाद क्या किया जाए कि वो दोबारा मजदूरी ना करे? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खाली उसको शिक्षा से जोड़ना एक समाधान नहीं होगा। साथ ही साथ हमको बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना होगा। जो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे अदर उसका जो कार्य हो, तो हमको उसके लिए जोड़ना होगा। लेकिन मैम मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर। संगीता जी माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, अपनी बात को पूरा कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर 5 साल से 12 साल के बच्चे को आप स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उसको सिखाएंगे मोबाइल कैसे इस्तेमाल होना है, बाकी कैसे इस्तेमाल होना है, तो क्या ये बाल मजदूरी नहीं कहलाएगी? या आत्मनिर्भरता हो जाएगी अचानक से? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उसको हम बाल श्रम की श्रेणी में कहेंगे। यदि हम बच्चों को शिक्षा के साथ उनके माता पिता को ये एश्योर्ड करेंगे कि हम आपके बच्चों को रोज़गार से जोड़ने के लिए स्किल डेवलपमेंट में कार्य करवा रहे हैं, जिसका कि राजस्थान सरकार ने एक अलग से अभी बजट भी घोषणा की है और वो इस तरह का प्रावधान भी कर रहे हैं कि बच्चों को बाल श्रम से रोककर उनके माता पिता और बच्चों को एक इस तरह के होम में रखा जाए जहां बच्चों को इस स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, ताकि माता पिता भी एक संतुष्टि रहेगी कि हमारा बच्चा साथ में काम भी सीख रहा है। मैम लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हूँ। जो माता पिता बच्चे को भेज रहा है वो इसलिए भेज रहा है कि शाम को कुछ जेब में पैसा लेकर आएगा और उससे फिर घर का इस्तेमाल होगा, चाहे वो खाने में हो या फिर किसी और चीज में हो। स्किल डेवलपमेंट के बाद नौकरी तक उसको पहुंचाना, इस वक्त परिवार क्या करेगा? वो तो मजबूरी में बच्चे को भेज रहा है ना। उसके लिए हमको, मुझे ऐसा लगता है कि उनके माता पिता को रोजगार से जोड़ना होगा जी। ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो नरेगा के रूप में हो, चाहे हमारे, तो फिर हम उस परिवार को अगर रोजगार दे पाएंगे तो शायद बच्चे को बाल श्रम के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है रमाकांत जी, सर एक लाइन में मुझे बताइए, क्योंकि मुझे फिर एसपी सिंह जी को जोड़ना है। क्या वाकई में हम गलत दिशा में अभी तक बढ़ रहे थे और बढ़ इस दिशा में रहे थे कि बाल श्रम को रोकना है? हमें इस दिशा में काम करना चाहिए कि जो बाल श्रम बच्चे कर रहे हैं उनके माता पिता को सशक्त करना है। अगर वो सशक्त हो गए तो बच्चा तो बाल मजदूरी करने जाएगा ही नहीं। जरूर ये मिक्स प्रोग्राम चाहिए। फैमिली स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम सबसे बड़ा बात है। अगर उनके माँ बाप और पेरेंट्स हो या उसका बड़े भाई बहन है जो कि मतलब 18 साल के उम्र के बाद है, जो विजय भाई कह रहे थे, उनको स्किल डेवलपमेंट, उनको इनकम अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि फैमिली की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो पाए। एक तो ये, दूसरी बात उनको शिक्षा के साथ इसलिए जोड़ना है, ये फंडामेंटल राइट है, ये चॉइस नहीं है। ना तो सरकार के पास, नमाज के पास, ना माँ बाप के पास चॉइस है कि मेरा मन है मैं नहीं भेजूंगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इट्स माई ड्यूटी। तो एक तो क्योंकि बीइंग ए फंडामेंटल राइट उनको तो स्कूल में भेजना ही होगा, देयर इज नो ऑप्शन। सर ड्यूटी कौन निभा रहा है सर? जी, और ड्यूटी निभा कौन रहा है सर? आप पोश इलाके में ही चले जाइए जहां पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते होंगे, वहां सब्जियां बेचते बच्चे दिखाई दे जाएंगे और वही खरीदते दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ा विडंबना है कि समाज में उसका स्वीकृति है। हम समाज में जो रहते हैं ना, हम बाल श्रम को हम मान लेते हैं, तो बच्चा है, गरीब है, भूखा है, परिवार में कोई रोजगार करने वाला नहीं है तो काम करने दो। ऐसा ये आर्गुमेंट बहुत गलत है, क्योंकि जैसे कि चोरी एक अपराध है तो चोर को हम लोग कभी माफ नहीं करते, बोलते इसको सजा होना चाहिए। वैसे ही चाइल्ड लेबर का जो लॉ है उसको तोड़ने वाले हर एक व्यक्ति को शासन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके समाज में ये जो बाल श्रम की समस्या है। बीजेपी नेता एसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिंह जी, केंद्र सरकार से एक नियम लागू करवा दीजिए सर कि कोई भी परिवार अगर किसी को मजदूरी के लिए भेजता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ उसको रोजगार भी दिया जाएगा, और जहां बाल मजदूरी होगी वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोलंकी जी, ये जो राजस्थान सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार में पहले से जो नियम लागू हैं उनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। अभी दोनों साथियों ने जो बात बताई है, मैं बाल आयोग देख चुका पहले, उसमें एक टास्क फोर्स बनी हुई है जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति जो जिले का कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं
लगभग 650 जिले हैं भारत में। राजस्थान के 33 जिलों में जो कलेक्टर्स हैं वो अध्यक्ष होते हैं उनके। टास्क फोर्स में सभी सोशल वर्कर हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मेंबर हैं। वो टास्क फोर्स केवल कागजों में बनी हुई है। मैं किसी सरकार की बात नहीं करता। ये कागजी जो खानापूर्ति और आंकड़े जब बंद हो जाएंगे उस दिन बाल श्रम भी बंद हो जाएगा। वास्तविकता से परे भाग रहे हैं हम सब लोग, उसमें जिम्मेदारी मेरी भी है और आप सब लोगों की बनती है। सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आज जो बाल श्रम का जो मुद्दा है उसमें फेस्ट इंडिया ने, आप जैसे लोगों ने इतनी सक्रियता से जो काम दिखाया है, इसके लिए तो वास्तव में पूरा राजस्थान आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। ये जो चीज़ें कुछ तो निकल के आएंगी, मैं नहीं कहता कि इसमें बदलाव पूरा होगा, लेकिन कुछ जरूर बदलाव होगा। ये जो टास्क फोर्स हैं वो उनकी मॉनिटरिंग सही हो जाएगी। अगर देश में एक बच्चा भी मजदूरी कर रहा है जी तो वाकई में वो एक श्राप है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तमाचा है। आपके साथ ही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बाल श्रम 0 होना चाहिए, जबकि आंकड़ों में देखा होना जा रहा चाहिए है। नहीं, किया कैसे जाए मुझे ये बताइए। किया जाए उसके उसके लिए टास्क फोर्स जो है जिलों वाइज और ब्लॉक में भी है। ब्लॉक में पंचायत समिति तक है, ग्राम पंचायत तक इनके रिकॉर्ड में है सरकार के, वो सक्रिय हो जाएं, अपने आप ही हो जाएगा। तो आप लेकिन ये कह पता रहे ही हैं नहीं कि हो रहा। आप ये कह रहे हैं कि जिन विभागों को, जिन सामाजिक संस्थाओं को, जिन सामाजिक संगठनों को इस काम के लिए लगा रखा है, उन्होंने मजदूरी को सोने की मुर्गी बनाकर रख दिया है। वो मुर्गी बना दिया है जो उनको अंडा दे रहा है, जो उनको रोजगार दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है, इसलिए खत्म नहीं हो रही। कुछ नहीं करना उसमें। आपके आरटी जो नियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें अभी आप रमाकांत जी ने बताया कि ये बाध्यकारी है माता पिता की, जरूरी नहीं है। ये नहीं कह सकते मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है। अगर कोई बच्चा वास्तव में ये कह रहे हैं, आज मेरे एक अच्छे विजय गोयल जी, सर तस्वीर में तो यही समझ में आता है कि जिनकी जिम्मेदारी यह है कि बाल मजदूरी को रोकनी है, वो ये समझकर बैठ गए हैं कि अगर बाल मजदूरी को रोक दिया गया तो उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा, इनकम खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको होने दिया जा रहा है। वक्त वक्त पर बस छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है, ये दिखाने के लिए कि चलिए देखिए हम भी एक्टिव हैं। नहीं यार विजेंद्र, बड़ी विडम्बना है। आर्टिकल 21 संविधान का कह रहा है कि 14 साल तक का बच्चा स्कूल में जाना चाहिए था। 1947 में हमारा संविधान, 50 में संविधान लागू हुआ। 2010 में हम आरटी लेकर के आए जिसमें कहा कि कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14। आज हमारे 10 साल हो गए, हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं, हम बाल श्रम रोकने की बात कर रहे हैं। आज भी आरटी को उसकी मंशा के अनुरूप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जी। आप कह रहे हैं कि सब माता पिता को अपराधी बना दिया जाए, माता पिता को दोषी बना दिया जाए, वो बच्चे को काम पर भेज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ माता पिता का क्या दोष है? जो माता पिता जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया, वो हर माँ बाप की ये मंशा होती है कि उसका बच्चा पढ़े, उसका बच्चा अच्छा इंसान बने। वो कोई माँ बाप ये बच्चे को ये सोच करके पैदा नहीं करता कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 10-12 साल का हो जाएगा तो मेरे लिए कमा करके लाएगा जी। हर बच्चा, एक माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक इंसान बने, पढ़ा लिखा करे, वो करे। लेकिन हमारा सिस्टम का फेलियर क्या है? हमारा सिस्टम का फेलियर है एजुकेशन, हमारा सिस्टम का फेलियर है हेल्थ, हमारा सिस्टम का फेलियर है एम्प्लॉयमेंट। हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। क्या एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमने जितनी भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स बना रखी हैं, उन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स का लाभ इन बच्चों के माँ बाप को दे दिया जी। तो सर ये लाखों करोड़ों रुपए जाता कहाँ है विजय गोयल जी? लाखों करोड़ों रुपए कहाँ जाता है फिर? अब कहाँ जाता है? जो वेलफेयर के लिए दिया जाता है वो कहाँ जा रहा है फिर? 26,000 करोड़ रुपए का तो घपला एक जना लेके चला जाता है। इतने करोड़ों रुपए के घपले आप लोग करते जा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से है? वो आम कोई पैसा है ना जो आम बच्चे के पास जाना चाहिए था, आम परिवार के पास जाना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जिस दिन ये सिस्टम जवाबदेही हो जाएगी कि एक परिवार जो कि तीनों योजनाओं के लिए काबिल था, उसको वो लाभ नहीं दिया गया और उस लाभ को नहीं देने वाला। सर आप तो अनंत काल तक के अंधकार को छाटने की बात कर रहे हैं विजय गोयल जी। हाँ, क्योंकि अगर ये सिस्टम इसको इतने आसानी से लागू कर पाता तो इस बात पर हमें बहस करने की जरूरत नहीं लागू करेगा? फिर कौन जिम्मेदार होगा? क्या मीडिया इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है? संगीता बेनीवाल जी, मैम मुझे कंक्लूजन चाहिए। अगर ये कहा जा रहा है, यूनिसेफ ये कह रहा है, इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर संस्थान जितने भी है वो अगर ये कह रहे हैं, इसके अलावा बाल श्रम ये कह रहा है, जो आयोग इसको रोकने के लिए बैठा है, अन्य संस्थाएं अगर ये कह रही हैं कि 2 गुना बाल श्रम आने वाले 2-3 साल में हो सकता है कोरोना महामारी की वजह से,
इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा मैम, कैसे मार्किंग की जाएगी? राजस्थान के लिए कोई तैयारी? क्योंकि अभी अगर मैं 1 किलोमीटर के दायरे में निकल जाऊंगा तो मुझे 10 से ज्यादा बाल मजदूर काम करते मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर। विषय है। देखिए विजेंद्र जी, वाकई में ये चिंता का विषय है और इसके लिए बाल आयोग ने सभी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक भी रखी थी, जिसमें आप सभी महानुभाव से हमारी चर्चा हुई थी और उस पर बिल्कुल हमारा रोड मैप भी तैयार हो रहा है और उसकी हमारी योजना भी तैयार हो रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हमने इसके लिए निर्देशित कर दिया है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यकता है जागरूकता की और सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने की। तब तक ये चीज़ नहीं आएगी तो चाहे वो आयोग हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, तब तक व्यक्ति को अपनी जागरूकता नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें बाल श्रम को रोकने की कि व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, वो प्रयास ही नहीं, वो ऐसा संकल्प ले कि चाहे हमारी फैक्ट्री हो, चाहे हमारा ढाबा हो, चाहे मजदूरी हो, कहीं पर भी बाल श्रम हम बच्चों को नहीं लगाएंगे 18 साल से कम को। तो मेरे ख्याल से मैम आप तो राम राज्य की बात कर रहे हैं। अगर राम राज्य ही होगा तो फिर बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर संस्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही सब कुछ हो गया तो अपराध ही खत्म हो जाएगा। नहीं विजेंद्र जी, मेरा ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अपराध, लेकिन क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती हर व्यक्ति की? आज अंतर्राष्ट्रीय बाल निषेध दिवस है, बिल्कुल बनती है, लेकिन हम छोटू कहकर चाय बुलाकर उसके साथ बहस करके छोड़ देते हैं। इसके लिए संकल्प भी लेना। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। रमाकांत जी कुछ कह रहे हैं। रमाकांत जी, मुझे सोल्यूशन बिल्कुल समझ नहीं आता कि अगर हम ये कहें कि सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बाल श्रम के लिए किसी को नहीं लाना चाहिए। नहीं देखिए, इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं सर, लेकिन दूसरी बात तो हो जाता। राइट, आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात है जवाबदेही। एक बात मैं कह रहा हूँ, एक शब्द है जवाबदेही। आज का भी प्रोग्राम आपका है, जवाब मांगता है। तो ये बच्चा, मान लीजिए बेदनी जी, आप नहीं, ये बच्चा सवाल मुझे कर रहा है जी, है ना, ये बच्चा सरकार से सवाल कर रहा है कि मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, मुझे जवाब चाहिए। आज तक मैं क्यों जिंदा, 150 साल हो गया कानून बनते बनते शुरू हुआ था, अभी तक मैं क्यों काम कर रहा हूँ? इसलिए है कि हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन, हाँ, एक मुझे लगता है टारगेटेड इंटरवेंशन होना चाहिए। विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बना है, उसके पास पूरा खबर है उसके गांव में कौन सा बच्चा काम कर रहा है, कौन सा बच्चा काम नहीं कर रहा है, और अगर उस गांव के अंदर अगर कोई मजदूरी करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, उसके खिलाफ कार्रवाई। और एक बात विजेंद्र जी मैं रेइटरेट करूंगा, विजेंद्र जी एक लाइन में कंक्लूड कीजिए सर, सॉल्यूशन क्या है? विजेंद्र जी एक बात, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अकाउंटेबल बना दिया गया है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जी। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रेस्पॉन्सिबल, उसके इलाके में अगर कोई बाल मजदूरी करता है तो उसका नोडल ऑफिसर है जी, नोडल ऑफिसर के पास प्लान है। तो मुझे लगता है कि ये जवाब देना चाहिए पंचायत को, डीएम को, स्वयंसेवी संस्था भी वहां पे काम कर रहे हैं। सर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। थैंक यू। एसपी सिंह जी, कोई सॉल्यूशन बताइए, पुख्ता सॉल्यूशन जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, हवा हवाई ना। सॉल्यूशन सर, बच्चा जिस दिन विषय हो जाएगा इस राजनीति का, इन अधिकारियों का फिलहाल विषय नहीं है, इनका विषय बच्चे से ऊपर उठ के, क्योंकि वोटर नहीं है, बच्चा वोटर नहीं है, जो मुझे लगता नहीं कि आने वाले वक्त में होगा। इसलिए इसका कंक्लूजन यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं, पहले भी बना रखे हैं, ऐसा नहीं है, जो स्कूलें हैं वो तो बंद कर दी इन्होंने। और आपको जान के अचंभा होगा कि हर जिले की जो डीसीपीयू है उसके पास करोड़ों का बजट पड़ा है, इनके लिए अभी काम ही नहीं किया जा रहा है। विजय गोयल जी, एक लाइन में सर, सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन बता दीजिए सर। संविधान की मंशा के अनुरूप जो वेलफेयर स्टेट की परिभाषा दी गई है, उस वेलफेयर स्टेट की परिभाषा को उसके अनुरूप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, आपके बाल श्रम की समस्या खत्म हो जाएगी, आपकी सारी जो समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। संगीता बेनीवाल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जिस इलाके में बाल मजदूरी करते हुए कोई पाया जाए या बाल मजदूरी करे, उस इलाके के लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए? इसको हम देख सकते हैं कभी? बिल्कुल ज़रूर हो सकता है। कल आदरणीय सचिन पायलट जी से भी मैंने मुलाकात की थी और इस बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी, तो उन्होंने भी अपने विभाग को डायरेक्शन दिया है कि अगर बच्चा नरेगा में या कहीं बाल मजदूरी पाया गया तो उसके साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संगीता बेनीवाल जी। एसपी सिंह जी आपका भी शुक्रिया, विजय गोयल जी आपका भी शुक्रिया और रमाकांत जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। अगर आपको आपके आसपास
कोई बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। बच्चे का भविष्य खराब नहीं हो रहा है, यह देश का भविष्य है जो खराब हो रहा है और इसको बचाने की बेहद जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।